जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल हमने बायोलॉजी की कुछ मेजर ब्रांचेस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देखा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को देखा, माइक्रो बायोलॉजी हमने पढ़ा कल। उसके अलावा फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी को कल हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल मतलब लाइफ, यानी जितनी भी जो लाइफ है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तंजीम, यानी कि जो असेंबलिंग है उसकी, उसके लेवल क्या हैं। हर जो लाइफ है वो छोटे लेवल से लेके एक बड़े लेवल तक जाती है। जैसे अगर हम इंसान को देखें तो इंसान को भी साइंटिस्ट ने जब सबसे पहले इसको, बायोलॉजिस्ट ने इसको जब सबसे पहले स्टडी किया, देखा इसको, तो समझा कि ये जो इंसान है किससे मिलकर बना होगा, इससे छोटा लेवल क्या है, इससे छोटा लेवल क्या है, इससे छोटा लेवल क्या है। इंसान खाना खा रहा है, देखो इंसान एक छोटा, जब इंसान जो है वो जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो खाना खा रहा है और आस्ता आस्ता वो बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब वो जो खाना है वो हमारी बॉडी में जा रहा है और उसी से इंसान बड़ा हो रहा है, उसी से सेल बन रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि वो खाने से हमारी बॉडी बन रही है। इसका मतलब कुछ ऐसा मालिक्यूलर लेवल पे कोई काम हो रहा है कि वो बॉडी में जाके उसके अंदर कोई रिएक्शन हो रहे हैं और वो नई नई चीज़ें बन रही हैं। देखो हमने कभी बाल और नाखून खाए तो नहीं हैं, लेकिन हमारे सेल जो हैं वो बना रहे हैं। हमने कभी खाना खा रहे हैं, उस खाने में से, उस दूध में से प्रोटीन निकलती है, सेल उस प्रोटीन के अंदर रिएक्शन करवा के उस प्रोटीन को जो है वो बाल बना के, नाखून बना के, हड्डियाँ कभी खाई तो नहीं है लेकिन हमारी बॉडी में हड्डियाँ बन रही हैं। तो ये सारी बातें जब जहन में आई तो फिर देखा गया कि इंसान के अंदर क्या ऐसा चल रहा है, इसको ज़रा देखा क्यों ना जाए। तो जब देखा गया इंसान को तो पता चला कि इंसान के कुछ छोटे लेवल हैं। इंसान कुछ ऑर्गन सिस्टम से मिलके बने हैं, वो ऑर्गन सिस्टम कुछ ऑर्गन से मिलके बने हैं, वो ऑर्गन जो है वो कुछ टिश्यू से मिलके बने हैं, और टिश्यू जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और जब सेल को भी मजीद डिटेल में देखा गया तो सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज नजर आई। ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज यानी कि ऑर्गन ऑफ सेल, ये सेल के ऑर्गन हैं जो सेल के लिए काम करते हैं। उसके अलावा देखा गया कि ये ऑर्गेनेलिज हैं, ये कुछ मालिक्यूल से मिलके बनी हैं, और ये जो मालिक्यूल्स हैं ये कुछ जो है वो एटम से मिलके, इन एलिमेंट से मिलके बने हैं। और वो जो एलिमेंट्स और एटम जो हैं वो उनके भी कुछ सब अटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एंड पे यही नज़र आया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो अर्थ है, मैं एक बात इधर क्लियर करना चाह रहा हूँ, हमारी अर्थ के ऊपर आपको सबको पता है कि 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं। तो ज़मीन के ऊपर 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं। ज़मीन के ऊपर आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग में 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं जानवरों की, पौधों की भी, साथ ही जितनी भी लाइफ है। तो 2.5 मिलियन स्पीशीज़, और जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें आप ज़मीन के ऊपर आज देख रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें 92 एलिमेंट से ही मिलकर बनी हैं। और उसके बाद वो एलिमेंट्स के अंदर कुछ कम्प्लेक्सिटी, कुछ नई नई फॉर्म्स आती रही, और मुख्तलिफ जो है वो लाइफ के लेवल बनते रहे, और मुख्तलिफ जो है वो नॉन लिविंग चीज़ें बनती रही। तो इसको इंशाल्लाह हमने देखना है कि जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इंसान को देखें सेल लेवल से, अगर हम शुरू करें, सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, उसके बाद सेम स्पीशी की एक पॉपुलेशन बनती है, उसके बाद कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, बायोम है। इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पहले कुछ जो है वो बायो एलिमेंट्स को देखते हैं। जैसे अभी बात मैं कर रहा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, जो भी कोई चीज़ बनेगी, किससे बनेगी, अभी बता रहा हूँ आपको। एलिमेंट से ज़ाहिर है, ज़मीन के अंदर पाए ही एलिमेंट जाते हैं। एलिमेंट 92 जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, तो वो उन्हीं से ही कोई लाइफ बनेगी, कोई चीज़ या नॉन लिविंग चीज़ बनेगी। तो उन 92 में से ऐसे एलिमेंट जो लाइफ बना रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बायो एलिमेंट्स। तो हमने देखना है, सवाल ये है अब कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि लाइफ बनाते हैं, उन्हें हम बायो एलिमेंट कहें। तो वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जो एक लाइफ बनाते हैं। सिर्फ एक इंसान की लाइफ नहीं, 2.5 मिलियन स्पीशीज जो डिस्कवर हो चुकी हैं, इन सब की जो लाइफ है वो इन्हीं 92 से मिलकर, इन्हीं 92 में से कोई एलिमेंट ऐसे होंगे जिनसे मिलकर बनी होती है। तो इसको देखते हैं। पहले कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। एक सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अगर आप देखें ना, एक बैक्टीरिया को भी, तो उसके अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। लाइफ की करेक्टरिस्टिक में भी ये बात हमने डिस्कस की थी। जो लाइफ है उसके अंदर न्यूमरस केमिकल रिएक्शन चलते हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ जो है वो अपने आप को जो है वो मुख्तलिफ रिएक्शन चलते हैं। उन रिएक्शन की वजह से वो लाइफ जो है वो अपने आप को मेंटेन रखी हुई है और मुख्तलिफ आगे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ये जो रिएक्शंस हैं, आज तक भी जो साइंटिस्ट हैं वो सेल के सारे रिएक्शंस को अभी तक नहीं समझ सके, माइटोकॉन्ड्रिया के पूरे स्ट्रक्चर को अभी तक नहीं समझे। बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्लेक्स एंटिटीज आपने लाइफ में पढ़ा था। तो लाइफ की खसूसियत है ये कि बहुत ही एक समझे कि बहुत ही एक हाईली ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो ये बनी हुई है। तो वही बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है, इसको बायो एलिमेंट्स में ये बात क्यों लिखी है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं
कि 100 ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो लाइफ को चलाने के लिए, सिंगल एक लाइफ को चलाने के लिए बड़े अहम है। तो इसका मतलब एक लाइफ, एक सेल में, सेल की बात कर रहा है, सेल के अंदर भी जो रिएक्शन चल रहे हैं वो रिएक्शंस जो है वो ज़ाहिर है नई नई रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो इसका मतलब है कि वो कुछ एलिमेंट्स ही आपस में मिल रहे हैं और उनके अंदर जो है वो बॉन्ड बन रहे हैं, कुछ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और नई नई जो है वो आगे प्रोडक्ट्स बनती हैं, नई नई चीज़ें आगे बनेंगी, नए नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो वो बायो एलिमेंट्स ही से स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाली बात इस वजह से लिखी है। इन व्यू ऑफ दिस it is something of surprise to find out of 92 natural occurring chemical elements, only 16 are commonly used in forming in chemical compounds from which living organisms are made। कह रहा है कि हमारे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग है, एक हैरतअंगेज बात है कि 92 में से सिर्फ 16 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं। देखो आगे उस बात पे कि 92 में से कितने हैं ऐसे जो लाइफ बनाते हैं, 16 ऐसे हैं जो लाइफ बना रहे हैं। और सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, वही बात 2.5 मिलियन स्पीशी की लाइफ सिर्फ 16 एलिमेंट बना रहे हैं। तो सवाल जहन में क्यों नहीं आएगा कि मेरी लाइफ, मेरी बॉडी में भी 16 एलिमेंट हैं, और अगर 7.5 अरब इंसान की ही आबादी की बात की जाए तो उनमें भी यही 16 होंगे, तो सारे आपस में मुख्तलिफ क्यों हैं? और 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं, प्लांट हैं, उसमें फंगस है, उसमें बैक्टीरिया हैं, तो ये जितनी भी लाइफ है इनमें भी यही 16 पाए जाते हैं। तो फिर इतनी ज़्यादा वेरिएशन कैसे है, इसको इंशाल्लाह हमने इसमें देखना है और सीखना है कि 16 एलिमेंट से इतनी वैरायटी ऑफ लाइफ कैसे बन गई, इसको इंशाल्लाह इसमें हमने समझना है। कह रहा है कि दीज 16 एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर, मैंने इसको इस वजह से हाईलाइट किया है कि 16 एंड फ्यू अदर विच अकर इन अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ये 16 एंड कुछ और भी हैं 16 के अलावा, जो कि फ्यू अदर, जो कि एक्सेप्शनल केसेस में कुछ लाइफ में पाए जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी 16 ही है। जैसे अगर मैं देखें आपको बताऊं तो इंसान में बता रहा हूँ आपको, तित के अंदर जो हमारे दांत हैं इनमें फ्लोराइड एक एलिमेंट है जो कि इन 16 में तो नहीं है, लेकिन हमारे दांतों में ये भी पाया जाता है। अब जो दांत है वो हर स्पीशीज के थोड़ी हैं, जो दांत है वो हर लाइफ के पास थोड़ी हैं, पौधों के पास थोड़ी हैं, इस वजह से 16 ही कंसिडर किया गया। जो एक्सेप्शनल केसेस उसको नहीं रखा गया। बैक्टीरिया का जो सेल वाल है, जो उसमें भी जो है वो सिलिका जो है वो ये देखा गया है कुछ बैक्टीरिया में, एलजी में भी ये सिलिका देखा गया है। तो इस वजह से कुछ जो है वो लाइफ के अंदर जो है वो एक्सेप्शनल केसेस जो है वो फ्यू अदर भी आ सकते हैं। आई थिंक सो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो इन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहेंगे। उन 16 में से कह रहा है कि जो 99% जो है वो सिर्फ 6 एलिमेंट है। उन 16 में से भी, ये 9th की बातें वैसे सारी, उन 16 में से भी जो 6 ऐसे मेजर बायो एलिमेंट है जो 99% हमारी बॉडी का मैस बना रहे होते हैं। तो ह्यूमंस की ये बात कर रहा है इधर कि एक इंसान में जो 99% जो मैस है उसका, वो सिर्फ 6 एलिमेंट से मिलकर मैं बना हूँ, सिर्फ 6 एलिमेंट से। उनमें भी ऑक्सीजन 65% है मेरी बॉडी में। यानी अगर मेरा वजन 100 किलो होता तो मेरे 100 किलो के वजन में जो 65% है वो क्या नहीं थी, ऑक्सीजन का वजन होना था सिर्फ। कार्बन जो है वो 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है और फास्फोरस 1% है। इन 6 को मिलाएंगे, टोटल करेंगे तो 99% बनेगा, पीछे बचा 1%। तो वो 1%, बाकी 10 एलिमेंट्स जो है वो मेरी बॉडी का 1% मैस बना रहे हैं। अगर आपका सवाल यह है कि सर ऑक्सीजन 65% है बॉडी में तो किधर है, नज़र क्यों नहीं आ रही, तो मेरी बॉडी जब आप इसको आगे देखेंगे ना मॉलिक्यूल लेवल पे और आगे जब समझ आएगी तो फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं देखो ना, मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसका मतलब साइंटिस्ट पहले ये सोचते थे कि इंसान, एक छोटा बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो खाना खा रहा है, तो उस खाने से वो बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब वो खाना जब खाता है तो उससे वो बॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे हमें बात कर रहा था, बाल, नाखून और पूरी बॉडी अंदर हड्डियां बनी और उसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी, उस खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं और वो फॉर्म जो है वो उसके बाद आस्ता आस्ता बॉडी का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है। तो वो जब मिसाल तौर पर मैं आपको बताऊं, हम जो अगर खाना खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज है C6H12O6, इसका मतलब मैं खाना नहीं खा रहा, मैं कार्बन खा रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन खा रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन खा रहा हूँ। तो अगर मैं ये चीज़ें खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर यही चीज़ें जा रही हैं, इन्हीं से मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो मेरी बॉडी में ऑक्सीजन भी है, मेरी बॉडी में हाइड्रोजन भी है, मेरी बॉडी में जो है वो कार्बन भी है। अगर और तरह से मैं आपको समझाऊँ कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। 9th वाली बात है, इस वजह से मैं इधर ही क्लियर करना चाह रहा हूँ। हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, हड्डियाँ सेल से मिलकर बनी है। मेरी जो गोश्त है, सारा हड्डियों के अलावा जो गोश्त है वो भी सेल से मिलकर बना है। मुख्तलिफ तरह के जो मसल हैं वो ज़ाहिर सेल ही हैं, हड्डियाँ खुद सेल हैं। तो ये जितनी भी ये जो सेल हैं, इनके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है और अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन देख लें तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा सामने। तो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में आपने देखा था कि इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है और लिपिड है। बहुत थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं इसमें, प्रोटीन और लिपिड जो है। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है
जो प्रोटीन है और जो लिपिड है इनको भी देखें, जिसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बस नाइट्रोजन जो है इजाफी एक प्रोटीन में पाया जाएगा। तो इसका मतलब मेरी बॉडी में कार्बन वाकई ही है, जो है वो मेरी बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी है। इसके अलावा और भी कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बड़ी अहम होती हैं। तो ये 16 जो है वो 6 जो है वो 99% बना रहे हैं। उसके अलावा बाकी 10 को भी देखते हैं कि वो 1% में से उनकी रेशो क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है। पहले वालों को मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, जो दूसरे हैं उन्हें हम माइनर जो है वो बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो माइनर बायो एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी में पाए जाते हैं वो 1% में से पोटाशियम 0.35% है। ये जो पोटाशियम और ये जो सल्फ़र है ये हमारी बॉडी में जो है वो फ्लूइड को बैलेंस करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। जो उसके अलावा जो क्लोरीन है ये 0.15%, जो सोडियम है 0.15%। ये जो क्लोरीन है ये भी हमारी जो तित की जो डेवलपमेंट है, जो तित की जो एनेमल लेयर है इसको बनाने में बड़ा अहम काम करते हैं। जो सोडियम है आपने पढ़ा होगा, सोडियम पोटाशियम पंप, तो ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। तो सोडियम जो है ये हमारी बॉडी में ये फ्लूइड को भी बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को ये साथ 0.15% है। मैग्नीशियम जो है ये 0.05% है। आयरन 0.004% है। देखो आयरन 0.004% है। अगर ये जो आयरन है ये आयरन 0.004% है, अगर इस आयरन की भी हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो ये हमें एनीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सही काम नहीं कर सकेगा, ऑक्सीजन सही नहीं लेके जा सकेगा ये जो आयरन है। उसके अलावा जो कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है और आयोडीन, ट्रेस का मतलब ना होने के बराबर हैं। ये चार ऐसे हैं जो कि ना होने के बराबर हैं। कॉपर जो है वो ट्रेस में, ये जो कॉपर है ये हमारे रेड ब्लड सेल जो आरबीसी हैं इनकी फॉर्मेशन में बड़ा अहम रोल होता है इसका। जो मैंगनीज है और जो जिंक है इसका भी जो हमारे जो है वो कुछ इंजाइम जो होते हैं उनकी जो एज अ को फैक्टर ये काम करते हैं। जो आयोडीन है, देखो आयोडीन ट्रेस है, अगर ये ट्रेस एलिमेंट आयोडीन जो है इसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो इंसान की जो नेक है वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें, यानी कि जो नेक है उसमें जो थायराइड जो ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी सिर्फ आयोडीन की कमी से। वो जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना सकेगा, मेटाबॉलिक रेट जो है वो सही कंट्रोल नहीं हो सकेगा। तो सिर्फ यानी कि ये जो ट्रेस हैं इनसे भी हमें कितना मसला हो सकता है। तो हमारी बॉडी आपने याद रखना है, कुछ मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, कुछ माइनर बायो एलिमेंट्स हैं और कुछ ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं। जो मेजर हैं वो 99% वो 6 हैं। उसके अलावा याद आपने रखना है कार्बन जो ऑक्सीजन है वो 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। ये आपने देखना है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर एंड माइनर बायो एलिमेंट्स। तो आपको मेजर की भी नाम लिखना है, इनकी कंपोजिशन भी, और माइनर की भी। एमसीक्यूज के लिए भी ये बड़े अहम है। उसके अलावा ये जो ट्रेस हैं ये भी आपने याद रखना है। ट्रेस को आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, जिस तरह जिंक है, जिंक ZINC, तो इसको आप जिंक, एन की जगह पे एम लगा लें बस, जिंक याद रखिएगा। तो जी से जो है वो जिंक बन जाएगा, आई से आयोडीन बन जाएगा, जो एन की जगह पे आपने एम लगाया तो इससे क्या बन जाएगा, मैंगनीज बन जाएगा, और सी से कॉपर बन जाएगा। तो इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, बस जिंक को आपने जिंक के नाम से याद रखना है और इसी में से जो है हर एक का आपने वर्ड बना लेना है। उसके अलावा बायो एलिमेंट्स के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि द फैक्ट दैट सेम 16 केमिकल एलिमेंट्स अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, वही बात, हर ऑर्गेनिज्म में यही 16 पाए जाते हैं। एंड फैक्ट दैट प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम दोज इन नॉन लिविंग, के अंदर भी ये हैं, और इसके अलावा कुछ और जो बाकी रह जाते हैं 92 में से। तो शो दैट बायो एलिमेंट्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, कह रहे हैं ये जो 16 हैं ये जो बायो एलिमेंट्स इनके अंदर भी कुछ ऐसी खसूसियत हैं विच मेक देम पार्टिकुलर अप्रोप्रिएट एज बेस फॉर लाइफ, जो कि एक लाइफ को बनाने में, लाइफ की बेस बनाते हैं, एक इतनी ज़बरदस्त लाइफ, इतनी कम्प्लेक्स लाइफ बनाने में जो इनका बड़ा अहम रोल है। तो वाकई ही देखो लाइफ जो है वो वही, अगर हम देखें कि दूध के अंदर जो चीज़ें हैं, जो मालिक्यूल्स हैं, जो एलिमेंट हैं, वो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक लाइफ जो है वो अगर दूध बना रही है उन एलिमेंट से, उन मालिक्यूल से जो है वो दूध बना रही है, तो वही दूध अगर एक मशीन बनाएगी तो आर्टिफिशियल अगर आप मशीन से उसी तरह का दूध बनाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं बनाएगी। बेशक वही चीज़ें हैं लेकिन फ़र्क ज़रूर आएगा। तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर इन्हें कहते हैं वाइटल फोर्सेज, कुछ एलिमेंट के दरमियान ऐसी वाइटल फोर्सेज बनते हैं कि वो एक बड़ी ही कम्प्लेक्सिटी में आके एक प्रॉपर एक लाइफ को जन्म दे देते हैं, अप्रोप्रिएट बेस फॉर लाइफ बन जाते हैं वो। जिसको देखते हैं इंशाल्लाह आगे कैसे वो करते हैं। कम्प्लेक्सिटी की बात जो है वो पहले हमने बायो एलिमेंट्स को देखा, अभी इसके बाद इसी में हम कुछ कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं कि इतनी कम्प्लेक्सिटी कैसे है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिंपल, ये कोई इतनी सिंपल बात नहीं है। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी बिकॉज ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू कैरी आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस, सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड विच डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। समझने वाली बात है इसमें, दोबारा से पढ़ें। कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इतनी सिंपल नहीं है। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी, हर लाइफ में एक बड़ी कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। अगर इंसान को देखें तो बहुत कम्प्लेक्स है, बिकॉज इसकी वजह यह है
इसको आपने ऐसे लिखना, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी की वजह क्या है, विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू कैरी आउट नंबर ऑफ प्रोसेस, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसने प्रोसेस का मतलब एक्टिविटीज, अगर जितने हम कॉम्प्लेक्स होंगे उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे। देखो एक बैक्टीरिया है उसकी एक्टिविटीज़ इतनी नहीं है, जो प्लांट है उसमें ऑर्गन सिस्टम इतने नहीं है क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ इतनी नहीं है। अगर आप देखें किसी भी एक स्पैरो है तो उसकी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन हमसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो हम उतने कॉम्प्लेक्स हैं। आज तक हमारे यहाँ जो ब्रेन है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो साइंटिस्ट नहीं समझ सके। देखो अब सोचना जो है वो इंसान कैसे सोच लेता है, थिंकिंग कैसे कर लेता है, अभी तक जो है इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम जितना कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे, जितनी जो है वो कोई चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स होती रहेगी उतनी जो है वो हाईली फंक्शन परफॉर्म करेगी, उतना ज़बरदस्त जो है वो तरीके से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी। तो इसका मतलब यह है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है यही कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या लेके आती है, ज़्यादा जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल जो है वो यानी कि वो उसके अंदर एक्टिविटीज जो है वो ज़्यादा वो परफॉर्म कर सकेगा जितना कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगी ये वो बताने जा रहा है। असल में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल में इजाफा होने से। तो विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, तो देखो जो नॉन लिविंग चीज़ें वो इतनी तो कॉम्प्लेक्स नहीं होती, जिसका मतलब लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स है। वही बात लाइफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, लाइफ की एक सूचना आपने पढ़ी थी। तो जितनी लाइफ कॉम्प्लेक्स होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस यानी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसे कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, हेडिंग्स आपने बुक से तरतीब से साथ बनाते रहना है। कंट्रोल सिस्टम, ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना जो कि हमारी बॉडी को जो है वो रेगुलेट यानी कंट्रोल कर रहा है, उसके बारे में लिखा हुआ है इधर कि लिविंग थिंग हैज़ बिल्ट, जब बिल्ट इन का मतलब है पैदाइशी, जो कि हमें जो है वो पैदाइशी मिला होता है, बाय बर्थ मिला होता है। ये जो कंट्रोल सिस्टम है, जो रेगुलेटरी सिस्टम है, ये हमारी बॉडी में बिल्ट इन होता है, पैदाइशी हमें मिला होता है, जो कि रेगुलेट करता है मैकेनिज्म विच इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट टू सस्टेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो इसमें ये बात करें हमारी बॉडी में जो कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये माहौल के साथ, वही बात होम्योस्टेसिस वाली, यानी कि हमारी बॉडी की जो इंटरनल टेम्परेचर उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आने देता। ये उसकी बका के लिए जो है वो जो उसकी इंटीग्रिटी है, जो उसकी जो बका के लिए ये बड़ा अहम काम कर देखो एक छोटा बच्चा है उसको सिखाया थोड़ी है किसी ने, तो इसका मतलब उसके ब्रेन के अंदर ऑलरेडी बाय बर्थ ये होम्योस्टेसिस एक जो है वो एक थर्मो जब एक सेट हुआ था, एक सारा जो है वो सिस्टम है कि उसने हीट के खिलाफ पसीना बनाना है ताकि वो कूलिंग का इफेक्ट हो, उसने अपनी बॉडी में जब 37 टेम्परेचर और जो है वो इसे मेंटेन रखना है। ये बाय बर्थ ही कुछ ऐसा एक कंट्रोल सिस्टम हमारे अंदर सेट हुआ होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। ये जितने भी ये सिस्टम है असल में ये बातें क्यों की जा रही हैं, ये एलिमेंट से ही सब कुछ मिलकर बना है। कंट्रोल सिस्टम जो है वो न्यूरॉन जो सेल हैं वो सब कुछ इससे मिलके बने हुए हैं। उसके अलावा क्या रहा है, मैं एक बात फिर समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट पे प्रोटोप्लाज्म की डिफाइन है, बायो एलिमेंट्स के बाद जो आपने देखा वो कॉम्प्लेक्सिटी, कंट्रोल सिस्टम, और उसके बाद प्रोटोप्लाज्म की डिफाइन पूछ भी सकता है आपसे। अ लिविंग थिंग हैज हाईली स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो लिविंग थिंग होती है यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, आपने साइटोप्लाज्म सुना है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, यानी कि और यही सेल है सारा। न्यूक्लियस जो है वो मैसेज भेजता है और साइटोप्लाज्म में वो जो मैसेज है वो वर्क परफॉर्म करता है और आगे प्रोटीन बनेगी और मुख्तलिफ चीज़ें, तो यही सारी लाइफ है और क्या, बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है। तो वो असल में उस प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा है। ये जो जितना भी प्रोटोप्लाज्म है ये क्या करता है, इसी प्रोटोप्लाज्म में सारे एलिमेंट पाए जाएंगे, इस वजह से उसने ये बात लिखी है। इसी को हम आगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जा रहे हैं कि अ लिविंग थिंग हैज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंस, जो भी लिविंग थिंग है उसके अंदर हाईली स्ट्रक्चर्ड एक लिविंग जो है वो एक सब्सटेंस होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग थिंग है ये, यानी कि लिविंग थिंग का मतलब क्या है कि ये जो सेल है इसमें प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है इसको हम इकट्ठा प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और यही असल में लाइफ है और इसी लाइफ के अंदर सारी चीज़ें सारे एलिमेंट पाए जाएंगे। उसके अलावा अब हम फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ, इसको समझने के लिए बायोलॉजिस्ट फॉर देयर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए, स्टडी दी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल टू सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल टू ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ बिहाइंड विद द स्टडी ऑफ कम्युनिटी पॉपुलेशन इंटायर वर्ल्ड इंक्लूडेड। कह रहा है कि सिंपल से कम्प्लेक्सिटी की तरफ ताकि इसको आसान किया जाए। सबसे जो सिंपल किसी भी लाइफ का जो है वो लेवल है, जो सबसे छोटा लेवल है वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल है। वही बात कि जितने भी जो एलिमेंट हैं या जो एटम हैं वो कि एटम, चलो पहले हम सबसे सिंपल एटम को देखते हैं। एटम किससे मिलकर बना होता है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। एटम जो है वो किससे मिलकर बना होता है, एटम के अंदर जो है वो तीन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप डायग्राम में भी साथ देख सकते हैं। जो प्रोटॉन जो है और जो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेंटर न्यूक्लियस के अंदर एटम के सेंटर में पाए जाएंगे। उसके अलावा जो बाहर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो यही एक एटम बना रहे होते हैं, यही एक एटम है। उसके अलावा कह रहा है कि एटम जो है वो जितने भी एटम है वो इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब ये समझ आ रही है कि अगर बॉडी पूरी जो है वो अर्थ के अंदर अगर 92 एलिमेंट्स हैं तो 92 के अंदर यही तीन चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो आई थिंक सो पूरी जो हमारी अभी यूनिवर्स की तो बात नहीं मैं कर रहा क्योंकि अभी उसको इतना नहीं समझा जा चुका, लेकिन अगर हम ज़मीन को देखें तो इसके अंदर जो 92 एलिमेंट हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ज़मीन के ऊपर जो लिविंग और नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर के डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ एटम बनेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जब आपस में मिलेंगे तो आगे आप समझ आ रही, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो आगे कॉम्प्लेक्सिटी फिर बढ़ती रहेगी। सिर्फ इन तीन चीज़ों की वजह से, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से सारी लाइफ और सारी नॉन लिविंग चीज़ें ज़मीन के ऊपर रह रही हैं। All living thing and non-living matter is formed of simple unit called atom and subatomic particle, proton, electron and neutron। इधर आप देखें वो जो एक एटम का स्ट्रक्चर है इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड जो है वो इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, और सिर्फ इनका नंबर चेंज होने से एटम चेंज होगा, और एटम चेंज होने से जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के एटम बनेंगे। एटम एंड एलिमेंट में थोड़ा सा अगर डिफरेंट हम देखें, अक्सर ये कन्फ्यूज करता है कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंट है। जो एलिमेंट होता है वो प्योर यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम जो है वो एटॉमिक मास, सेम टाइप ऑफ जो एटम है वो एक एलिमेंट बनाएंगे। जैसे अगर हम देखें इसमें कार्बन जो है इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इसमें अगर आप देखें तो उसके अलावा इसमें जो है वो 6 ही इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 ही है इलेक्ट्रॉन। जो इन फर्स्ट सेल जो होता है इसमें 2 और जो आउटर सेल होता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक एटम है, कार्बन एक एटम है। तो अगर यही एटम प्योर टाइप ऑफ एटम यानी सेम टाइप ऑफ एटम, अगर आप सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम का मतलब क्या है कि एटम क्या है मैं भी तो बता रहा हूँ कि एटम तब तक सेम है जब उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। अगर ये चेंज हो गया तो एटम चेंज हो गया। इसका मतलब है कि सेम टाइप ऑफ एटम जिसमें 6 प्रोटॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन हो, तो वो अगर आपस में मिलते रहेंगे तो एक क्या बन जाएंगे, एक एलिमेंट बन जाएंगे। जैसे आपको राइट साइड पे प्योर कार्बन नजर आ रहा है, जितने सब ऐसे ही आपको मुख्तलिफ एलिमेंट की एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल यही सब एटॉमिक मिलेंगे तो एटम, और यही अब एटम आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेंगे। तो कह रहा है मॉलिक्यूल लेवल की सबसे पहले डिफाइन है, इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। आइसोलेटेड का मतलब है अलग, जुदा नहीं रह सकते। जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का मतलब वही लाइफ जो है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग नहीं रह सकते। देखो उसने लिखा इन ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब कि ज़मीन पे कुछ ऐसे भी कुछ हैं जैसे नोबल गैसेज हैं वो फ्री रह रहे हैं, वो आइसोलेट रह रही हैं। तो लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो है वो जितने भी एलिमेंट हैं वो फ्री नहीं रहेंगे, क्योंकि वो नोबल गैसेज थोड़ी हैं, वो तो फ्री नहीं रहेंगे, वो आपस में जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, आपस में मिलेंगे। एटम जो हैं वो आइसोलेट नहीं रह सकते नोबल गैसेज के अलावा, जो है उसमें चलो उसको बाद में देखेंगे हम। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, क्योंकि वो आपस में कंबाइन होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। हर एलिमेंट की, हर एटम की ये ख्वाहिश होगी कि मैं अपना जो है आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करूँ। इसके लिए वो किसी के साथ शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जो शेयर करेगा, या इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव करेगा या दे देगा थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है, जिसमें जो है वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं और कोवलेंट में शेयरिंग किया जाता है। बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड, जैसे इसमें देखें जो वाटर के केस में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है शेयरिंग हो रही है, और अगर हम NaCl सोडियम क्लोराइड में देखें तो आयोनिक बॉन्डिंग में इसमें मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर कर रहा है। जो सोडियम है वो अपना आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जो है वो क्लोरीन को दे रहा है। दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। हर एटम की ये ख्वाहिश है कि वो स्टेबल हो, और स्टेबल तब भी होगा जब उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा, तो वो किसी के साथ शेयर करेगा। थोड़ा सा इसको ज़रा देखें, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखें जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है वो वाटर आपस में मिलेंगे तो वाटर बनेगा। अब इन्होंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, तो इसका मतलब कि जब केमिकल लेवल पे अगर हम देखें जो एटम है वो आपस में जब एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, शेयर का मतलब क्या है इसको ज़रा देख लें। ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड ये एक फोर्स का नाम है। लो, ये एक फोर्स का नाम है, वाटर और ऑक्सीजन। अब देखो जो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के ऑर्बिट यानी कि गिरफ्त में, एक दूसरे की गिरफ्त में आ गए हैं। दोनों के ऊपर जो है वो अपने अपने न्यूक्लियस का चार्ज लगा हुआ है और वो इकट्ठे हो गए हैं। पहले सेपरेट थे, तो जब शेयरिंग का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं किसी भी एटम के, क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स है। तो अगर दूसरे
एटम की न्यूक्लियस की फोर्स उस पहले वाले दूसरा जो एक अनदर एक एटम है और एक ये वाला एटम है, अगर इन दोनों के न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो अगर इस न्यूक्लियस को इसको वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस पहले तो अपने को कर रहा था ना, अगर इसके इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गए तो अब ये इसकी गिरफ्त में इसके साथ, समझे कि जो बॉन्ड बनने का मतलब है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी गिरफ्त में आ गए हैं। तो अब इस तरह ये एक दूसरे के साथ, समझे कि बॉन्ड बनने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे हैं। अब ये अब दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों का न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस चार्ज न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को समझे खींच रहे हैं, इसका इसको खींच रहा है, तो यही बॉन्ड होते हैं और कुछ नहीं होती चीज़। और जब ये आपस में मिलेंगे, देखो फिजिकल ही चेंज आ गया। हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन थी, जो गैसेज थी, आपस में मिली और इस स्टेट ने, इकट्ठे होने की स्टेट ने पानी बना दिया। तो इसका मतलब कि इससे मुख्तलिफ जो है वो मालिकुल बनेंगे और मालिकुल जो है वो मुख्तलिफ फिजिकल जो है वो चेंजिंग लेके आएंगे। तो वही बात दरकार है, ये जो एटम आपस में स्टेबिलिटी होने के लिए ये जो आपस में एक दूसरे के साथ लग रहे हैं, यही आगे मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ जो है वो मालिकुल, और यही मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ मालिकुल है वो मुख्तलिफ लाइफ बनाएंगे। यही एलिमेंट, फिर से वही बात, ज़रा थोड़ा सा इस बात को रुक के आराम से क्लियर करें, ज़रूरी है भाई। आपको मैंने पहले कहा था कि हम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट टू वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। अभी बायो असल शुरू होनी है, ये तो इंट्रोडक्शन है बायो का, इस वजह से इसमें आई थिंक सो शायद आपको अभी तक इतना मज़ा ना आ रहा हो बायो पढ़ने का। बायो असल अभी आगे है, कुछ नहीं तो आपको, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है। लेकिन एक मेडिकल फील्ड का जो एक जो है ना वो एहसास या जो एक लुत्फ़ है जो मेडिकल फील्ड का, ये जो एक वो आपको ज़रूर इंशाल्लाह इसमें मिलेगा कि आपको आपकी रूह को ज़रूर टच करेगा अगर आप मेरा साथ देंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे साथ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना फोकस से चीज़ों को सुनते हैं। तो ये जो एटम है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाने का मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ आके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, और इन इकट्ठे होने की वजह से मालिक्यूल बनेंगे और मुख्तलिफ मालिक्यूल जो है वो आपस में, आगे भी बातें और क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड मालिक्यूल। इसका मतलब अगर सारी नोबल गैसेज होती, सबका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता, तो फिर मालिक्यूल नहीं थे बनने, और अगर मालिक्यूल नहीं बनते तो फिर 92 डिफरेंट तरह के पास एलिमेंट ही नजर आने थे हमें ज़मीन के ऊपर, और कुछ भी नजर नहीं था ना। सिर्फ ये देखो अल्लाह ताला ने कितना ज़बरदस्त एक, खुदा बहुत बड़ा इंजीनियर है, यकीन करें बहुत बड़ा इंजीनियर है खुदा, इतना ज़बरदस्त सेट किया ना। अगर आप हमारे एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन है 21% और नाइट्रोजन जो है वो 78%, इनकी कंपोजिशन चेंज कर दें आप, बस ऑक्सीजन को नाइट्रोजन की जगह पे ले और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की जगह पे ले जाएं, तो एक जो है वो मैच स्टिक से जो है वो ऐसी आग लगेगी पूरी दुनिया उससे जल जाए। यानी कि ऑक्सीजन इतनी रिएक्टिव होती है, सिर्फ नाइट्रोजन उसको बैलेंस किया होता है। तो खुदा ने हर चीज़ को बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से सेट किया है, ऐसे एलिमेंट बना दिए, कुछ जो है वो स्टेबल कर दिए, बहुत थोड़े से कुछ अनस्टेबल कर दिए। उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए मुख्तलिफ कम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, और जितनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उतनी जो है वो फंक्शनैलिटी बढ़ेगी। ये बात आगे आपको समझ आ जाएगी। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। सल्फर मैंने हाईलाइट किया है। सल्फर क्यों हाईलाइट किया है? इधर कैल्शियम भी हो सकता है, जैसे आपको पता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और वैसे तो कैल्शियम था, लेकिन इधर सल्फर है। और मोस्ट कॉमन एटम फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वो हमारी बॉडी की बात थी कैल्शियम वाली। ये जो सल्फर है ये अब हर ऑर्गन की बात की जा रही है। तो मुख्तलिफ ऑर्गन ऐसे हैं जिसमें सल्फर डोमिनेंट है, सल्फर ज़्यादा है। जैसे अगर आप देखें बैक्टीरिया जो है, कुछ जो है वो ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफ हैं, जो फोटोसिंथेटिक हैं, वो इसके इन रिएक्शन की मदद से वो अपनी बॉडी में सल्फर को स्टोर करते हैं। उनकी बॉडी में फिर ज़ाहिर है सल्फर जो है वो डोमिनेंट होगा, और भी बेशुमार कुछ ऐसी लाइफ होती है जिसमें सल्फर ज़्यादा होता है। इस वजह से कैल्शियम के मुकाबले में सल्फर अगर पूरी लाइफ में देखा जाए तो सल्फर की ये भी ज़्यादा में ही आएगा। मोस्ट अबंडेंट ये कॉमन फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर लेवल्स की डिफाइन के बाद आपने अगली हेडिंग क्या बनानी है? अरेंजमेंट ऑफ बायो एलिमेंट्स। बहुत समझने वाली बात है ये वाली भी। ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनकी अरेंजमेंट हुई है अब। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट परमिट इजाज़त देंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी। ये जो मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स हैं, जो बायो एलिमेंट्स हैं, वो जब आपस में जो है वो क्या करेंगे, इनकी अरेंजमेंट से मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे। आप एक काम करें, अभी लिखें प्लीज़, लिखना है भी आपने। आप ना 4 कोई से अल्फ़ाबेटिक लिखें, ए बी सी एंड डी लिखें प्लीज़, शाबाश, अभी लिखें रजिस्टर पे, ए बी सी एंड डी। कितने हैं ये? 4। अब इन 4 के 3-3 के पेयर बनाए, कितने बना सकते हैं आप? ए बी सी एक हो गया। उसके अलावा अब इसको चेंज करते हैं, ए
अब बी पहले लें, यानी कि बी सी ए कर लें, उसके बाद जो है वो सी ए बी कर लें, अब डी को शामिल कर लें, और करते रहें, वाला कितने के बनेंगे। सिर्फ चार्ज की अरेंजमेंट चेंज करने से कितनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। मेरे ख्याल में 64 डिफरेंट तरह के आप ये सेट बना सकते हैं, 64 डिफरेंट तरह के सेट बना सकते हैं। तो यही बात तो ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट जो है, ये जब बॉन्डिंग अरेंजमेंट मुख्तलिफ तरह की जो एलिमेंट जो है वो आपस में मुख्तलिफ तरह से बॉन्ड बनाते हैं, तो इस वजह से वो जो एलिमेंट हैं कितनी तरह के मालिक्यूल बना देंगे, बेशुमार तरह के मालिक्यूल बना देंगे। क्योंकि एलिमेंट 92 है, मैं तो अभी 4 की बात कर रहा हूँ, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अब जितनी ज़्यादा अरेंजमेंट होगी, समझने, जितनी ज़्यादा अरेंजमेंट होगी डिफरेंट होगी, उतनी ज़्यादा वैरायटी बढ़ेगी। जितनी अरेंजमेंट उतनी वैरायटी, मुख्तलिफ तरह की अरेंजमेंट मुख्तलिफ तरह की वैरायटी आएगी, मुख्तलिफ तरह की वैरायटी से कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और जितनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उतनी फंक्शनैलिटी बढ़ेगी। अब मेरी बॉडी में अरेंजमेंट ज़्यादा है तो मेरी बॉडी में वैरायटी भी ज़्यादा है, मेरी बॉडी में वैरायटी ज़्यादा है यानी कि मुख्तलिफ तरह के सेल हैं और उनका जो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, और जितनी कम्प्लेक्सिटी मेरी बॉडी में है उतनी फंक्शनैलिटी भी ज़्यादा होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमालिक्यूल्स की जो है वो क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाए, दो बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है मालिक्यूल्स की। ऑन द बेसिस ऑफ मालिकुलर वेट, यानी कि मालिकुलर वेट के एतबार से कि जिनका मालिकुलर वेट ज़्यादा है उनको हम मैक्रो मालिक्यूल, और जिनका मालिकुलर वेट लो है उसको हम माइक्रो मालिक्यूल। माइक्रो मालिक्यूल्स द मालिकुलर वेट विद हैव लो मालिकुलर वेट, लाइक ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिकुलर वेट कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर एटसेट्रा, जितनी भी ये चीज़ें इनका मालिकुलर वेट लो है, इसे हम माइक्रो मालिक्यूल कहते हैं। कुछ मालिक्यूल ऐसे भी हैं जिनका मालिकुलर वेट ज़्यादा होता है, उसे हम मैक्रो मालिक्यूल, इसमें आ रही होती है स्टार्च या प्रोटीन है। आपने पीछे वाली जो है वो लिंक को नहीं तोड़ना, हम एटम को जोड़ के जो है वो मालिक्यूल बना रहे हैं। अब देखना मैं एक लाइफ कैसे बनी है, हम इसकी तरफ जा रहे हैं कि एटम मिले तो क्या बन रहे हैं, मालिक्यूल। तो वो जो डिफरेंट टाइप की जो इनकी अरेंजमेंट थी, डिफरेंट टाइप की जो बॉन्डिंग थी, उससे डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे, मालिक्यूल। अब ये जो मालिक्यूल बन रहे हैं ये कितनी, ये किस, हम इसको वेट के एतबार से देख रहे हैं कि ऐसे मालिक्यूल जिसमें एटम ज़्यादा होंगे, जिसमें एलिमेंट ज़्यादा होंगे वो मैक्रो हो जाएंगे, और जिसमें कम होंगे वो माइक्रो हो जाएंगे। ज़रा तरतीब से चलना है आपने। सर कितने होंगे, कोई लेवल, कोई एक ऐसा पॉइंट तो होगा ना जिसमें हम कहते हैं, यानी कोई चेक पॉइंट, कोई ऐसा तो होगा ना, कोई क्राइटेरिया तो रखा होगा ना कि इसको हम इस डिजिट से, इस नंबर से नीचे वाले को हम माइक्रो कहते हैं, इस नंबर से ऊपर वाले को हम मैक्रो कहते हैं। बिल्कुल है। 10,000 डेल्टन से ज़्यादा जिनका मालिकुलर वेट होता है उसे हम मैक्रो कहते हैं, और 10,000 डेल्टन से जिनका छोटा होता है उसे हम माइक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं। एक मालिक्यूल ऐसा है जो 10,000 से डेल्टन से लो है वेट उसका, लेकिन वो मैक्रो में आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्यों सर, क्योंकि इसमें रिपीटेड यूनिट ऑफ जो अमाइनो एसिड है इस वजह से इसे कहा जाता है, 10,000 से कम है लेकिन रिपीटेड यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड्स की वजह से भी इसे इसमें रखा जाता है। उसके अलावा एक और भी है क्लासिफिकेशन मालिक्यूल्स की, एक और तरह से भी की जाती है, वो है कि कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस एक साथ। अगर कार्बन और हाइड्रोजन उस मालिक्यूल में इकट्ठे हैं ऑन द बेस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट, तो वो ऑर्गेनिक मालिक्यूल होंगे, और अगर नहीं है तो इनऑर्गेनिक मालिक्यूल। एन ऑर्गेनिक मालिक्यूल इज एनी मालिक्यूल कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे आप देखें ग्लूकोज को, मीथेन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, जितनी भी ये जो चीज़ें हैं इन सब के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाएंगे। इनऑर्गेनिक में जो मालिक्यूल है उसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ नहीं पाए जाएंगे, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें नहीं पाए जाएंगे। ऊपर मैंने एक बात लिखी है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज टू टाइप्स ऑफ मालिक्यूल, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है ये कि जो बायोलॉजिकल जो है वो राइट द टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड। तो जब इसमें पूछेगा तो बायोलॉजिकल वर्ड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये वाली बात आपने, ये वाला जो है टाइप्स लिखनी है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स जो है वो हमारी बॉडी में कौन से पाए जाते हैं, एन ऑर्गन में यूजली फाउंड बाय इनॉर्मियस, बहुत ज़्यादा यानी कई नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मालिक्यूल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो उनमें है ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एटीपी है यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड एटसेट्रा। इन सब को छोड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, हर एक का स्ट्रक्चर देखेंगे। कब देखेंगे, सेकंड चैप्टर में। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही समझने वाला, एमडी कैट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पे नहीं रखा उन्होंने, पहले नंबर पे ही है। ये जो अभी चैप्टर फर्स्ट है ये तो इंट्रोडक्शन था। असल बायोलॉजी मैं ये कह रहा हूँ कि चैप्टर 2 से बायोमॉलिक्यूल से स्टार्ट हो रही है, उधर ये समझने वाली सारी बातें हैं, बेस है ये आपकी जो है वो आगे वाले कॉन्सेप्ट के लिए। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। अभी कल के जो कुछ क्वेश्चन थे उनको हम ले लेते हैं और इस लेक्चर को आज का वाइंड अप करते हैं। सवाल है, बिफोर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप हाउ वुड साइंटिस्ट न्यू डैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से पहले साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, किसने बताया आपको?
कि माइक्रोस्कोपिक की डिस्कवरी से पहले इन्हें पता चल गया था? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले 1805 में, 1805 में एंटोनी वैन, नहीं उसका नाम क्या था, लेट मी चेक इट, उसका नाम था, मेरे ख्याल में एंटोनी वैन लीवन हुक ही था जी। मैं सेकंड कर लूँगा, इसे कंफर्म कर लूँगा। एंटोनी वैन लीवन हुक ने सबसे पहले जो है वो इसको सबसे पहले लाइफ को जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था अपनी ही सेल्फ माइक्रोस्कोप के नीचे 1805 में। इसने सबसे पहले अपने जो है वो एक पॉन्ड से पानी को लिया और उसको जो है सबसे पहले इसने लाइफ को देखा था। तो माइक्रोस्कोप से देखा था, माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखा गया था। और सबसे पहले 1805 में माइक्रोस्कोप से, अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप से एंटोनी वैन लीवन हुक ने देखा था। वट आर इफेक्ट्स ऑफ मेरीन वाटर ऑन ह्यूमन बॉडी? डायरेक्ट तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम जितना भी ये जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो कि फर्टिलाइज़र वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जब जो है वो दरिया के पानी से बहती हुई समंदर में गिरेंगी, मुख्तलिफ साल्ट जो हैं, हैवी मेटल जितनी भी हैं, कुछ नैनो पार्टिकल वगैरह, तो ये जब समंदर में गिरेंगे तो समंदर में छोटी लाइफ जो है वो उसकी बॉडी में जाएगी। उन छोटी लाइफ को जो है वो बड़ी लाइफ फिशेज खाएंगी, और वो जो फिशेज है वो एज अ सी फूड हम इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हमारी बॉडी में आ जाएंगे, हमारे टिश्यूज़ में आ जाएंगे, हमारे टिश्यू में फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, जो है वो रिप्रोडक्टिव बड़े प्रॉब्लम आते हैं, जो है वो कैंसर्स के बड़ी सामने आएंगी। तो ये इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम इस तरह हमें नुकसान पहुँच जाएंगी। हाउ मेडिसिन आर फॉर्म थ्रो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी से हम प्रोटीन बेस्ड मेडिसिन सिर्फ बना सकते हैं, प्रोटीन बेस्ड, क्योंकि इसमें हम जीन्स को चेंज करेंगे और जीन्स ही ऐड करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, तो जीन्स से प्रोटीन ही बनेगी और वो प्रोटीन एज अ मेडिसिन काम आ सकती हैं। विच कुड एडवांस थ्रो बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसको जो है वो मुख्तलिफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजिंग तो ली की जा रही है, उनके साथ तो ये टेक्निक्स लगाई जा रही है बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्म में। लेकिन अभी जो इसका और ज़्यादा है वो इंसान के अपने जीन्स को चेंज किया जा रहा है। कल भी बता रहा था इसको कि अपनी मर्जी के जीन ऐड कर सकते हैं, किसी बीमारी के लिए जीन्स को चेंज भी कर सकते हैं। इसी चैप्टर में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे, उधर डिटेल में देखेंगे। हाउ सोशल बायोलॉजी इज़ कंट्रोवर्शियल? सोशल बायोलॉजी कंट्रोवर्शियल इस वजह से, इस तरह से है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ये जो कल्चर है, ये जो एक होता है, क्या इसको कह सकते हैं, जो बिहेवियर है इंसान का, जो रवैया है, वो इसको भी जेनेटिक्स में लेके आती है। वो कहते हैं कि ये जो जीन्स ही चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये जो बिहेवियर हरकत है वो भी एक जेनेटिक जो है वो इसकी फिनोटाइप ही है। लेकिन जो है अगर इसको दूसरी नज़र में देखा जाए तो वो पीछे जो है वो हिस्ट्री में पाया जाता है, हमारे ये जो पीछे बाविजाद में पाया जाता था ये रवैया, ये सब कुछ, तो लोग इसको ऐसे भी देखते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट जो हैं, कुछ साइंटिस्ट जो हैं, वो इसको भी जो है वो टोटली डिपेंड करते हैं एक बायोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर ही इसको भी। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि वो अगर इसमें वाकई ही कुछ, अगर मैं इसको सेकंड करूं तो अगर पीछे जो है वो सकाफती देखा जाए, पीछे तारीख देखा जाए आबाविदात की, तो फिर आगे वाली सारी नस्ल का जो बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए। लेकिन वो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि ये भी एक जेनेटिक मेकअप का एक फिजिकल फिनोटाइप ही है उनका। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्शियल है वो इसको, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। हाउ डू सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर? सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर दो तरह से इसको बताने की कोशिश करता हूँ मैं। एक तो जो है वो सेल अपने नियर बाय सेल से कैसे कम्युनिकेट करता है, थ्रो सम केमिकल्स। वो अपनी सेल मेम्ब्रेन से कुछ केमिकल को डिफ्यूज़ करेगा जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएंगे, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अगले सेल के पास जाएंगे, और वो उस सेल में उसको जाके स्टिमुलेट कर देंगे। एक सेल अपनी प्रोटीन बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। आपको पढ़ा था आपने ये, मेरे ख्याल में ये बातें कुछ 9th में पढ़ी होंगी। तो वो जो गोल्जी बॉडीज कुछ ऐसी जो है वो कुछ पैकिंग करेगा जो कि सेल से बाहर भेजनी है, सेल से बाहर जानी है चीज़ें। तो वो सेल से बाहर का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उसके बाद अगले सेल में एंडोसाइटोसिस के जरिए अगले सेल में चली जाएंगी। ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये उसके लिए अगले सेल में बाहर उधर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है ना, तो उसके लिए एक स्टिमुलेट है, तो ये कम्युनिकेशन ही हो रही है। एक तो ऐसे होता है। दूसरा, अगर मुझे इधर किसी ने टच किया तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो नर्व सेल की सेल मेम्ब्रेन, तो वो भी एक जो है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में काम करती है, मैसेज को आगे कंडक्ट करती है, सोडियम पोटाशियम चार्ज चेंज होते हैं। सेकेंड ईयर में बड़ी डिटेल में इसको देखेंगे नर्व इम्पल्स के फंक्शन को। आर देयर न्यूक्लियर रिएक्शंस गोइंग इन आवर बॉडी? नो, चल सकते हैं, लेकिन खुद यानी नेचुरल, यानी कि हमारी बॉडी में वैसे नहीं। अगर ये चलेंगे, चल सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन फिर उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसा करवाती हैं, और उन मेडिसिन से फिर कैंसर भी हो सकता है। तो वो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन अगर कुछ मेडिसिन से जो है वो ये बूस्टअप होते हैं, चलते हैं, जिसकी वजह से जो है वो डीएनए डैमेज होता है, कैंसर जो है वो प्रॉब्लम आएंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।